अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉमर्स ग्रेजुएट्स एंड इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये उनके सिलेबस का एक पार्ट है और उनकी जॉब्स के जो रिटन टेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अक्सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो आप तक अप्रोचेबल हों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ चंद एक स्लाइड्स के ज़रिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे क्वेश्चन इसके बारे में कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिनेशन है उसकी स्लाइड की तरफ चलते हैं। इट इज़ अ मेथड used by countries to monitor all international monetary transactions in a specific period। तो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में एक कंट्री जो है वो अपने तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट दरअसल किसी एक कंट्री के विद इन कंट्री जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। यानी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं या कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ हैं या बिजनेसेस हैं, अगर वो आपस में किसी भी तरह का लेन देन या बिज़नेस या तिजारत करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। अगर एक कंट्री के रेजिडेंट्स या बिज़नेस या कंपनीज़ जो हैं वो बाहर की फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं या बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान किसी भी किस्म की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन या कारोबार होता है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ लेन देन करते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या ब्रैकेट में क्योंकि डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट हैं, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, दूसरा स्पेसिफिक पीरियड का। तो कंट्री जो है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अपनी देखता है तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, चाहे वो क्वार्टरली है या फिर वो कैलेंडर ईयर का भी हो सकता है, तो किसी भी टाइम जो है वो एक कंट्री अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मॉनिटर कर सकता है कि उसके कंट्री के अंदर कितना पैसा आया है और उसके कंट्री से कितना पैसा बाहर गया है। तो इसी चीज़ को जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है कि इसके बाद इसकी फर्दर दो टाइप्स भी हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उसको कहते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, या आप उसको कह सकते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो है वो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंट्री की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्सीड कर जाएं एसिड से, यानी अगर दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि डेबिट इंक्रीज़ हो जाए, एक्सीड कर जाए क्रेडिट से। डेबिट और क्रेडिट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो क्रेडिट होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंट्री में रकम आती है, अगर वो जितने भी उसके रेजिडेंट्स रकम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से रकम आती है, तो ये उसके लिए क्रेडिट होगा। और डेबिट का मतलब ये होता है अगर एक कंट्री के रेजिडेंट्स बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स को रकम भेजते हैं फॉरेन करेंसी को परचेज़ करके, तो ये उनके लिए डेबिट होगा। तो डेफिसिट एंड सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ चलते हैं। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि अगर लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाए, यानी एक कंट्री की बिजनेस या कंपनी या रेजिडेंट्स को पैसा बाहर देना पड़े तो उनकी लाइबिलिटी बन जाता है। तो ओवरऑल अगर कंट्री के सेंस में हम देखें तो कंट्री की ओवरऑल ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। एसिड का मतलब ये है कि बाहर से पैसे जो आ रहे हैं उनके पास, जिसको हम डेबिट का नाम भी देते हैं, तो वो कम पड़ जाएं और उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएं, यानी पैसा उनको ज़्यादा बाहर भेजना पड़े और कम पैसा बाहर से आए, तो ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। और जो इसके अलावा जो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल है। अगर किसी भी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं बाहर से पैसा ज़्यादा मंगवाएं, उनके एसिड ज़्यादा हों और उनकी लाइबिलिटी कम हो, यानी उनको पैसा कम भेजना पड़े बाहर, तो ये फिर क्या होगा, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है उसी को जो है वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के ज़रिए भी मेजर कर सकते हैं। किसी कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कंट्री के रेजिडेंट्स पैसा बाहर से ज़्यादा कमा कर अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। इसी तरह अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हैं, वो बाहर से चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं रॉ मटेरियल की सूरत में, मर्चेंडाइज़ की सूरत में या फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, तो इसी तरह जो है वो उनका इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से उनको पैसा बाहर की कंट्री में ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, उनका
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा या उसको डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मेजर करने के जो अकाउंट्स हैं वो 3 होते हैं। एक नंबर 1 करंट अकाउंट है, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट है, नंबर 3 जो है वो उसको फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री ने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर करना है तो वो तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसी भी सूरत में हो सकती हैं, वो गुड्स एंड मर्चेंडाइज़ की सूरत में भी हो सकती हैं, वो रॉ मटेरियल की सूरत में भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज के ज़रिए जो मिलने वाला पैसा है या भेजा जाने वाला पैसा है वो भी हो सकता है। इसी तरह कुछ फ़ीस वगैरह भी हो सकती हैं, या बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं वो जिस तरह वर्कर्स वगैरह बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं वो अपने कंट्री में अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को जो पैसे भेजते हैं वो ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। तो इसी तरह जो है वो रॉयल्टीज़ में भी होती हैं जो पेटेंट्स या कॉपीराइट्स की सूरत में पे की जाती हैं या रिसीव की जाती हैं। तो इस तरह बेशुमार इसके जो है ना वो कैटेगरीज़ होती हैं। तो इन तमाम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं इनको जो कैटेगराइज़ किया जाता है वो 3 तरह के अकाउंट में किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 तरह के अकाउंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नंबर 1 करंट अकाउंट है, नंबर 2 इसमें जो है वो कैपिटल अकाउंट है, नंबर 3 इसमें फाइनेंशियल अकाउंट है। तो इसमें हम एक सिंपल तरीके से सिर्फ ये सीखेंगे कि करंट अकाउंट के अंदर जो कौन कौन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करती हैं। इसी तरह बिल्कुल जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री की इंक्लूड होती हैं। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनफ्लो का मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कितनी आ रही हैं, और आउटफ्लो का मतलब है कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बाहर के कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो गुड्स, एक सर्विसेज। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस गुड्स की सूरत में भी होती हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस सर्विसेज की सूरत में भी होती हैं। गुड्स की अगर हम मिसाल दें तो एक जो है वो फ़र्ज़ करें ट्रेड करता है कोई भी कंट्री मर्चेंडाइज़ की सूरत में करता है, या वो रॉ मटेरियल जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो बाहर के अपने कंट्री में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो रॉ मटेरियल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करेगा। तो बाहर के कंट्री से जो इंपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है फ़ॉरेन करेंसी उसको ख़रीदनी पड़ेगी और अपनी करेंसी उसको बाहर भेजनी पड़ेगी। तो इस तरह जो है वो गुड्स की सूरत में जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। और इसी तरह जो अगर हम फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो वो भी बाहर के कंट्रीज़ में भेजी जाती हैं, या जिस तरह फ़र्ज़ करें कि कोई एड्स की सूरत में फिनिश्ड गुड्स अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जारी होती हैं। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करो एक कंट्री के अंदर वॉर लगी हुई है, जिस तरह यूक्रेन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर से ह्यूमैनिटेरियन एड की सूरत में फिनिश गुड्स बाहर जाती हैं, जिस तरह उसमें मेडिसिन्स वगैरह भी हैं, उसमें खुराक वगैरह भी शामिल होती है। तो इस तरह की जो गुड्स बाहर के कंट्री में जाती हैं एड्स की सूरत में वो भी करंट अकाउंट के अंदर शामिल होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज की सूरत में जो एक कंट्री के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किस तरह होती हैं, वो रिसीट की सूरत में हो सकती हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें टूरिज़म की अगर हम बात करें, बाहर के कंट्री से टूरिस्ट आते हैं हमारे कंट्री में, जिस तरह मरी कोलाम या मालन जब्बा, इस तरह के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिस तरह लाहौर में है शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई। इस तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी मुख्तलिफ फ़ोर्ट हैं, मुल्तान भी एक जो है वो कदीम से शहर है। तो इस तरह के जो टूरिस्ट इन जगहों पर जो टूरिज़म के ज़रिए वहाँ यहाँ पर आते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है हमारे कंट्री के लिए एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो कंट्री के रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो उनको टूरिस्ट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में वहाँ टूरिस्ट इनको पे करते हैं। यहाँ पर बात हम सिर्फ एक गवर्नमेंट की नहीं कर रहे, यहाँ पर हम प्राइवेट ओनर्स की भी बात कर रहे हैं, या टूरिस्ट को जो एक इंडिविजुअल पर्सन अगर उनको एक सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो भी जाहिर सी बात है हमारे कंट्री का रेजिडेंट है। रेजिडेंट से मुराद यहाँ पर पब्लिक भी है, प्राइवेट ओनरशिप सारे हैं।
तो टूरिस्ट के ज़रिए जो उनको रेवेन्यू जनरेट होगा किसी इंडिविजुअल की जेब में जाएगा या वो गवर्नमेंट उसको अर्न करेगी, तो वो सर्विसेज की सूरत में कमाएगा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोग पैसे देंगे हमारे कंट्री को, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ज़मरे में ही आएगा। तो सर्विसेज की सूरत में जो है वो यहाँ पर जो पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी वो उसको हम करंट अकाउंट के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर टूरिस्ट के ज़रिए, टूरिज़म के ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो करंट अकाउंट के अंदर शामिल होंगी। इसकी हम एक और सिंपल मिसाल यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो एक कंट्री के अंदर पैसा आएगा तो वो भी जो है वो इसके करंट अकाउंट के अंदर शामिल होगा। जिस तरह मिसाल को तो बस सुइज़ कैनाल है इजिप्ट के अंदर, तो मिस्र के अंदर जो सुइज़ कैनाल है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो उसके अंदर बड़ी ट्रेड होती है। तो सुइज़ कैनाल के थ्रू जितनी भी ट्रेड होगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, वो क्या होगा कि वो उनका इनफ्लो जो इजिप्ट के लिए होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इजिप्ट जो है उससे पैसा जो कमाएगा वो उनके करंट अकाउंट का एक पार्ट होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एक कंट्री के रेजिडेंट्स दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके नतीजे में जो रेवेन्यू जनरेट होगा या रेवेन्यू जो पे किया जाएगा या पैसा जो पे किया जाएगा दूसरे कंट्रीज़ को, या एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के ज़रिए जो पैसा अपने कंट्री में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। इस तरह का जो पैसा होगा उसको करंट अकाउंट के अंदर शामिल किया जाएगा। एक और मिसाल इसकी हम दे सकते हैं कि इस तरह बिजनेस सर्विसेज फ़ी वगैरह होती है फ्रॉम लॉयर्स, बाहर के वकील अगर एक कंपनी जो हायर करती है तो उसकी जो फ़ी होगी वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में शामिल होगी। इसी तरह रॉयल्टीज़ पे की जाती हैं पेटेंट्स या कॉपीराइट्स की, तो वो भी जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के तौर पर ली जाएंगी और ये करंट अकाउंट के अंदर शामिल होगी। इसी तरह अगर एक गवर्नमेंट है या प्राइवेट ओनर है किसी कंपनी का, वो बाहर के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ से स्टॉक परचेज़ करता है और वो प्रॉफिट होने की सूरत में वहाँ से डिविडेंड रिसीव करता है, तो डिविडेंड की जो मॉनेटरी एक ट्रांजैक्शंस अगर होती है तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर करंट अकाउंट के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सिंपल सबसे ज़्यादा जो मिसाल है वो वर्कर्स बाहर जो काम कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बहुत सारे वर्कर जो हैं वो स्किल्ड लेबर जो है वहाँ पर दुबई में, सऊदी अरब में या यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजते हैं उनको सपोर्ट के लिए, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बन जाएगी और ये किस में हम शामिल करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर शामिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। कैपिटल अकाउंट में एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ जो है लैंड है या ओनरशिप है, एक टॉपिक तो ये काफ़ी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जिसको कंसाइज कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो एक्विजिशन बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट ओनर्स की तरफ से बाहर के कंट्रीज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा होता है और उन प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पर वो लैंड एक्वायर करते हैं, तो इस तरह लैंड एक्विजिशन का जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है एक और मिसाल यहाँ पर दें कि ओनरशिप जो है उसका मतलब ये होगा कि फ़र्ज़ करो ऑयल ड्रिलिंग जो है वो राइट्स अगर एक कंट्री को मिल जाते हैं, जिस तरह यूएस की कंपनीज़ हैं मोस्टली वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इस तरह जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो एग्रीमेंट करती हैं और वो वहाँ से ऑयल ड्रिल करने का उनको एक राइट लेती है वहाँ से, तो उसके मतलब में जो कंट्री सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको ऑयल ड्रिल करने का एक राइट मिल जाता है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो वो जो है लोन्स फॉर कमर्शियल पर्पस, इन्वेस्टमेंट हो गई या फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं किसी कंट्री के, वो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर होते हैं। यानी अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए लोन लेता है कोई कंट्री का रेजिडेंट या गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन लिया जाता है बाहर के कंट्री से सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए,
जैसे अगर रेजिडेंट से कंट्री के हैं, अगर वो अपने बैंक से उनको लोन जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, और तो वो बाहर के जो बैंक से उनको अप्रोच करते हैं और वहाँ से हैवी लोन वो लेते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो इस तरह की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी वो इसके अंदर आएगी, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू आएंगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है और इंडिविजुअल्स की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस इन्वेस्टमेंट के सूरत में, जिस तरह वो मिसाल के तौर पर एफडीआई है या एफपीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स और उनके थ्रू जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू मैयर करते हैं। इस तरह फॉरेन रिज़र्व होते हैं किसी भी कंट्री के, जो फॉरेन रिज़र्व से मुराद ये है कि वो कितने उसके रिज़र्व्स जो बाहर हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ के, जो यूएस डॉलर हो गया, यूके का पाउंड हो गया, इस तरह के जो करेंसीज़ उसके पास हैं, और इसके अलावा जो गोल्ड हो गया, इस तरह सोना उनके पास है। तो इस तरह के जो रिज़र्व्स होते हैं वो भी उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू ही मैयर की जाती हैं। इसके अलावा एसडीआर्स होते हैं, एसडीआर पर जो है वो हम एक टॉपिक बनाएंगे, अलहदा से एक वीडियो होगी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बन सकता है इसके लिहाज से, और ये पूछा भी जा सकता है, और ये बड़ा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है। एसडीआर दरअसल इसका लिंक आईएमएफ से होता है और इसका मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये किस तरह बनता है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एसडीआर जो होते हैं वो आईएमएफ से रिलेटेड जो होते हैं, इनकी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू होंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक कंट्री की दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल किस तरह होती है, अनफेवरेबल किस तरह होती है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस किस तरह होती है, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा हमने इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 अकाउंट में जो कैटेगराइज किया जाता है, इन तमाम इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, वो नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 जो है वो कैपिटल अकाउंट है, नंबर 3 उसमें जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों अकाउंट्स की जो डिटेल है ये भी समझ आ गई होगी यहाँ पर। और मज़ीद इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप उसको क्यूरी को देंगे। हम एक उस क्यूरी पर एक वीडियो भी अगर बनानी पड़ती है तो वीडियो भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, वो आप तक अप्रोचेबल हों और आपको इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। थैंक यू।